सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक हैं, अच्छे हैं, मस्त हैं और स्वस्थ हैं। अपनी पढ़ाई को आप लोग निरंतर जारी रख पा रहे हैं। तो साथियों हो जाइए तैयार। एक बार फिर से आपके लिए तैयार हूँ मैं आरबीएससी बुक का टेस्ट लेके। तो आप भी तैयार हो जाइएगा और अपनी इस क्लास को एक बार अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, अच्छी अच्छी बातें हैं, ये सभी लोगों तक पहुँच जाएँ। तो साथियों करते हैं आज की क्लास को अपन शुरू बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। क्या आ रहा है देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्ति नहीं है। स्वविवेकीय शक्ति का मतलब राष्ट्रपति अपने विवेक से कौन सा एक निर्णय है जो नहीं ले सकता। यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि राष्ट्रपति वो मंत्री परिषद की सलाह से काम करता है, मंत्रिमंडल की सलाह से करता है, अपन कहें इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति काम करता है। लेकिन इनमें से ऐसा कौन सा है जो स्वविवेकीय शक्ति नहीं है? बाकी स्वविवेकीय है, लेकिन इसमें से ऐसी कौन सी जो स्वविवेकीय शक्ति नहीं। नंबर 1 पे, लोकसभा में जब स्पष्ट बहुमत नहीं हो तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। बिल्कुल सही बात है। कई बार मुद्दा यह होता है कि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तब राष्ट्रपति अपनी मर्जी से, अपने विवेक से वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। लेकिन उसके बाद में उस प्रधानमंत्री को क्या करना पड़ेगा? उसे बहुमत या अपन कहें विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। तो ये बात तो स्वविवेक की शक्ति में है। सदन में विश्वास मत प्राप्त नहीं होने पर, मान लीजिएगा कि प्रधानमंत्री बना दिया और उसके बाद सदन में विश्वास मत प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या वो मंत्रिमंडल को भंग कर सकता है क्या? जी हां, वो मंत्रिमंडल को भंग कर सकता है। और मंत्रिमंडल ने अपना बहुमत खो दिया हो, तब वो लोकसभा को भी भंग कर सकता है क्या? बिल्कुल। क्यों कर सकता है? क्योंकि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति ही होते हैं। तो लोकसभा, मंत्रिमंडल ने जब अपना बहुमत खो दिया, तब वो लोकसभा को भी भंग कर सकता है। तो ये सारी की सारी हैं, ये सब विवेकीय शक्ति है। तो इनमें से नहीं वाला ऑप्शन तो कोई भी नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक बार शेयर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्रधानमंत्री के बारे में गलत कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्रधानमंत्री के बारे में गलत कहा गया है? 4 ऑप्शन आपके बारे में है, प्रधानमंत्री के बारे में बताइएगा। नंबर 1 पे कि प्रधानमंत्री राष्ट्र के शासन का मुखिया होता है। नंबर 2 है प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। नंबर 3, प्रधानमंत्री संसद में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। और नंबर 4, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मध्य कड़ी का कार्य करता है। यहां आपको बताना है कि कौन सा एक ऐसा कथन है जो प्रधानमंत्री के बारे में गलत है। प्रधानमंत्री के बारे में गलत है, वो आपको बताना है। तो साथियों देखिएगा, नंबर 1 से चलते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्र के शासन का प्रमुख होता है। वो एक अलग बात है कि जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं, लेकिन शासन का मुखिया प्रधानमंत्री ही होता है। प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। अपने संसद के 2 सदन हैं। आप कहेंगे कौन कौन से 2 सदन हैं? नंबर 1 पे आता है लोकसभा और नंबर 2 पे आता है राज्यसभा। प्रधानमंत्री बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप लोकसभा के ही सदस्य होंगे, आप राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं। मनमोहन सिंह जी राज्यसभा से सदस्य थे। इंदिरा गांधी एक बार प्रधानमंत्री बनी थी, तब वो राज्यसभा से सदस्य थी। कहने का मतलब प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। सदस्य किसी भी सदन का हो सकता है, लेकिन जो बहुमत है ना, वो उसे संसद में हासिल नहीं करना। बहुमत उसे कहां हासिल करना होता है? तो साथियों गौर कीजिएगा, बहुमत उसे लोकसभा में हासिल करना होता है। कहने का मतलब अपन यूं कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री संसद में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, ये बात नहीं है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। अपन यूं लिख सकते हैं कि प्रधानमंत्री निम्न सदन में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। और उसके बाद चौथी बात तो बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो प्रधानमंत्री के बारे में गलत कह रहा है। बाकी तीनों की तीनों जो बातें वो प्रधानमंत्री के बारे में बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो कैसा लगा आपको प्रश्न? अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार शेयर कर दीजिएगा भाई साहब, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो संसदीय शासन प्रणाली का दोष है? कथन क्या है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा है जो एक संसदीय शासन प्रणाली का दोष है? यानी संसदीय शासन प्रणाली के गुण भी हैं तो संसदीय शासन प्रणाली के दोष भी हैं। पहली बात,
संसदीय शासन प्रणाली में क्या होगा, उत्तरदायी सरकार का गठन होता है। आप कहेंगे उत्तरदायी सरकार का मतलब क्यों? उत्तरदायी सरकार आप यूं मानिएगा, अगर लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, अगर लोकसभा में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सरकार का बोलने का मतलब आप यूं समझिएगा, कोई भी मंत्री है चाहे वो किसी भी स्तर का है, मंत्री परिषद के किसी भी सदस्य के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव निकाल लिया जाता है या पास कर दिया जाता है तो वहां पर सरकार को त्याग पत्र देना होता है। यानी यहां पे कैसी सरकार का गठन होता है, उत्तरदायी। ये तो गुण है इस प्रणाली का। यहां पे कार्यपालिका विधायिका का एक अंग है। यानी मैंने क्या कहा, विधायिका में कौन कौन शामिल होते हैं? साथियों गौर करना, विधायिका के अंदर पूरी की पूरी संसद है, प्लस के अंदर प्रधानमंत्री संसद का ही हिस्सा है, बात करें राष्ट्रपति संसद का ही हिस्सा है। ये सारे के सारे क्या हैं, आए विधायिका हैं। और इनमें से अब संसद में तो सारे प्रकार के सांसद होते हैं, संसद में तो सभी प्रकार के सांसद होते हैं, लेकिन इन सांसदों में से कुछ होते हैं जो आपके प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के हिस्से होते हैं। कहने का मतलब कार्यपालिका है वो विधायिका का एक अंग है और दोनों अपने अपने कार्यों में स्वतंत्र हैं। ये भी गुण है, ये भी गुण है। अगला कह रहा है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्री परिषद को हटाया जा सकता है। यह संसदीय शासन प्रणाली का गुण है। और जब मंत्री परिषद को हटाया जा सकता है तो ये किस चीज की ओर ध्यान देता है, ये सरकार के निरंकुश होने को रोकता है। ये प्रणाली है सरकार को निरंकुश होने से रोकती है। तो ये तीनों के तीनों संसदीय शासन प्रणाली के गुण हैं। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली का दोष ये है कि यहां सरकार के कार्यकाल की अनिश्चितता होती है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये सरकार ये 5 साल चलेगी ही, 5 साल से पहले भी सरकार है वो डिसमिस हो सकती है। ये अपनी संसदीय प्रणाली का दोष है। गुण तो है कि तानाशाह नहीं होगी, निरंकुश नहीं होगी, लेकिन ये दोष भी है कि सरकार के कार्यकाल की अनिश्चितता है। और अनिश्चितता होने के कारण जो आपकी दीर्घकालीन योजनाएं हैं वो नहीं बन पाती हैं। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है? साथियों गौर कीजिएगा, अपनी संसद है, मैं यूं कह सकता हूं कि ये क्या है, ये संसद है। संसद के कितने अंग हैं? तो आप कहेंगे 2 अंग हैं। संसद के कितने अंग हैं भाई साहब? 2 अंग हैं मुख्य रूप से। हालांकि संसद का ही एक तीसरा अंग और होता है। आप कहेंगे ये कौन होता है? तो सुनिएगा, नंबर 1 पे मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, ये संसद है। संसद के अंदर एक सदन होता है जिसे अपन क्या कहते हैं भाई साहब? लोकसभा कहते हैं। संसद का ही एक अंग होता है जिसे अपन क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। और संसद का ही एक अंग होता है जिसे अपन राष्ट्रपति कहते हैं। ये तीनों को मिला के क्या बनती है? संसद बनती है। तो आपसे ये पूछा जाए संसद में सदन कितने हैं, तो आपका उत्तर आएगा संसद में सदन 2 हैं। जबकि संसद के अंग कितने हैं, तो आपका उत्तर आएगा संसद के अंग 3 हैं। सदन कितने हैं? 2 हैं। अंग कितने हैं? 3 हैं। अब ये जो लोकसभा और राज्यसभा है, इसके अंदर क्या होगा? लोकसभा के अंदर 545 मेंबर होंगे, वर्तमान के अंदर इतने ही। 545 में से 543 का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, यानी 543 हैं ये निर्वाचित होंगे। जबकि 2 सदस्य हैं, इनका राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाएगा? मनोनयन किया जाएगा। फिर आपके मन में प्रश्न आया कि गुरुजी मनोनयन होगा किसका? ये मनोनयन होगा जो एंग्लो इंडियन होंगे, जो आंग्ल भारतीय होंगे, उन आंग्ल भारतीय लोगों का राष्ट्रपति मनोनयन करेगा। राज्यसभा की जब बात आती है तो राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, डायरेक्ट जनता चुनाव नहीं करती है। 233 लोगों का क्या होता है? निर्वाचन होता है। जबकि 12 जो लोग हैं इनका राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है? मनोनयन होता है। तो याद रखना है लोकसभा में कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो आपका उत्तर आएगा 543 का। कुल सदस्य कितने हैं? 545 हैं, लेकिन निर्वाचन कितनों का हो रहा है? 543 का। जबकि 2 सदस्य क्या है? मनोनीत कौन करता है? तो अपना उत्तर आएगा राष्ट्रपति। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि संसद में राष्ट्रपति कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? संसद में, यहां लोकसभा की बात नहीं आ रही है,
यहां पे संसद की बात आ रही है, तो संसद में कितने सदस्यों का मनोनयन होता है? तो साथियों यहां गौर करना, संसद में 14 सदस्यों का मनोनयन होता है, 2 लोकसभा में और 12 राज्यसभा में। जबकि यहां पूछा जाए लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 2। राज्यसभा में मनोनीत कितने होते हैं? 12। लोकसभा में 2 होते हैं, वो आंग्ल भारतीय हैं, जबकि राज्यसभा में 12 होते हैं, वो किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो खेल वगैरह है, उन क्षेत्र में जो विशेष व्यक्ति होते हैं उनका राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन कर दिया जाता है। प्रश्न आज कितने सांसद मनोनीत होते हैं? 14 मनोनीत होते हैं, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। तो लोकसभा में 543 सांसद निर्वाचित होते हैं। अधिकतम सीटें लोकसभा में कितनी हो सकती हैं? 552 हो सकती हैं। अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? 552 हो सकती हैं, जबकि राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी? 250 हो सकती हैं। राज्यसभा की सीटें वही होंगी जिस राज्य में विधानसभा कार्यरत है। जहां विधानसभा नहीं है वहां राज्यसभा की सीटें भी नहीं हो सकती, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए विधानसभा में सदस्यों का होना जरूरी है। करेंगे बाकी विस्तार से चर्चा। ये इस प्रश्न का पूरा एनालिसिस था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मतदाता सूची की चिन्हित प्रति का प्रभारी कौन होता है? साथियों गौर कीजिएगा, जब होता है चुनाव होता है तो आप लोग देखते हैं ये क्या है? ये कमरा है। ये क्या है भाई साहब? कमरा है। कमरे के अंदर आप देखेंगे, कमरे के अंदर एक गेट यहां पे बना हुआ है और एक गेट यहां पे बना हुआ है। अब इधर से आप जाते हैं तो एक व्यक्ति यहां बैठे रहते हैं भाई साहब जी, एक व्यक्ति यहां बैठे रहते हैं भाई साहब जी, एक व्यक्ति यहां बैठे रहते हैं, और एक बड़ी सारी टेबल लगाए एक व्यक्ति यहां बैठे रहते हैं। ये 4 बंदे बैठे रहते हैं भाई साहब। अब इन 4 बंदों में जो बंदा यहां बैठा है, बिल्कुल इसे कहते हैं पीठासीन अधिकारी। इसे क्या कहते हैं? पीठासीन अधिकारी कहते हैं। ये पीठ पे आसीन है भाई साहब, पूरा मामला इस पे केंद्रित होता है। ये क्या है? ये पहला गेट है जहां से एंट्री होगी, जबकि ये गेट कौन सा है? जहां से निकास होगा। अब जैसे ही अंदर जाते हैं, यहां एक व्यक्ति बैठे रहते हैं, इनको कहा जाता है प्रथम मतदान अधिकारी। और प्रथम मतदान अधिकारी जाति क्या करता है? आपकी पहचान सुनिश्चित करता है कि हाँ फलाना राम, ये राजवीर सिंह सन ऑफ श्री कल्याण सिंह जो भी है, ये व्यक्ति मतदाता है। ये जैसे ही बोलेगा तो गांव के जो एजेंट बैठे रहते हैं, कहने का मतलब जो व्यक्ति वहां लोकल होते हैं, वो एजेंट के रूप में यहां पीछे बैठे रहते हैं। अब वो कहेंगे जी सर बिल्कुल सही है। वो कहां से देखेगा आपका नाम? वो मतदाता सूची रहती है जिसकी मार्क्ड कॉपी, चिन्हित प्रति है, वो इस बंदे के पास होती है। अब ये बंदा क्या करेगा? ये बंदा आपको यहां से आगे भेजेगा। जैसे आप यहां जाएंगे, यहां पे एक मतदान अधिकारी और बैठे रहते हैं जिनका नाम होता है द्वितीय मतदान अधिकारी। ये जाते हैं एक रजिस्टर लेंगे और उस रजिस्टर में आपका क्या करवाएंगे? साइन करवाएंगे, आपकी आईडी के बारे में लिखेंगे, आपके स्याही लगाएंगे। प्रश्न बनेगा कि स्याही लगाने का काम, यानी अमिट स्याही लगाने का काम किसका होता है? द्वितीय मतदान अधिकारी का। मतदाता रजिस्टर में एंट्री करवाने का काम किसका होता है? द्वितीय मतदान अधिकारी का। अब आप में से कई लोग सोच रहे हैं गुरुजी हमारे तो स्याही यहां बैठे व्यक्ति ने लगाई थी। वो काम की अधिकता होती है तो एक समन्वय होता है इस पूरी टीम का, इस पूरे मतदान दल का, वो अपने हिसाब से ये काम कर सकते हैं तृतीय मतदान अधिकारी। बल्कि ड्यूटी किसकी रहती है स्याही लगाने की? द्वितीय मतदान अधिकारी की रहती है। क्यों रहती है जी? ताकि यहां से जब जैसे ही वो प्रक्रिया पूरी करेगा, रजिस्टर में साइन करवाएगा, स्याही लगाने के बाद में हस्ताक्षर करवाएगा, आपकी पर्ची बनाएगा, तब तक वो स्याही सूख जाए। यहां पहचान हुई, इसके बाद में यहां आपकी रजिस्टर में एंट्री हुई, उसके बाद जैसे ही आप यहां जाएंगे, यहां आपने वो पर्ची जमा करवा दी, और उसके बाद पूरी की पूरी जो ईवीएम मशीन होती है, पूरी की पूरी जो बैलेट यूनिट होती है, पूरी की पूरी जो कंट्रोल यूनिट होती है, उन सब का प्रभारी बंदा कौन होता है? तो अपन कहेंगे तृतीय मतदान अधिकारी। यानी चाहे बीयू की बात करें, बैलेट यूनिट की बात करें जहां वोट डालते हैं, चाहे आप सीयू की बात करें, कंट्रोल यूनिट जो आपके इस मतदान अधिकारी के व्यक्ति के पास होती है, यहां से जैसे ही वोट डालने के लिए इस मशीन का बटन दबाएगा, फिर जाके आप इस बॉक्स में जाके क्या करेंगे? वोट डालेंगे। और जैसे ही वोट डाला, बीप की आवाज आई, आप इधर से निकल जाएंगे और ये भाई साहब बैठे बैठे आपको देखते रहेंगे। किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो ये व्यक्ति फिर अपने उच्च अधिकारियों को निर्देशित कर देंगे, उनको सूचना दे देंगे, चाहे वो एरिया मजिस्ट्रेट है, जोनल मजिस्ट्रेट है, सेक्टर मजिस्ट्रेट है, आदि आदि चीजें। ठीक है, तो यहां याद रखिएगा, नया टॉपिक आपके सिलेबस में जुड़ा है। मतदाता सूची की चिन्हित प्रति का प्रभारी कौन होता है? प्रथम मतदान अधिकारी होता है।
ये क्या होता है? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कि प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता सूची की चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है। स्याही वगैरह लगाने का काम है, ये किसका होता है? द्वितीय मतदान अधिकारी का। बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और पूरी की पूरी ईवीएम का प्रभारी कौन होता है? तृतीय मतदान अधिकारी। और पीठासीन अधिकारी है वो सारा का सारा काम करता है। हाँ जी, हम बिल्कुल, यानी हमने भी चुनाव करवाए हैं तो हम द्वितीय मतदान अधिकारी की भूमिका में भी रहे हैं, प्रथम की भूमिका में भी रहे हैं, और अब की बार जब चुनाव होंगे, चूंकि व्याख्याता बन चुके हैं, तो अब की बार पीठासीन अधिकारी की भूमिका में हम लोग आपको मिलने वाले हैं। तो जब भी चुनाव में आप वोट डालने जाते हैं तो हमारे जैसे साथी वहां पे मिलेंगे। तो साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अपन। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कौन से एक चुनाव संपन्न नहीं करवाए जाते हैं? यानी मैं यूं कह सकता हूं कि चुनाव आयोग है वो चुनाव संपन्न करवाता है। यहां पे मैंने एक बात लिखी है, भारत निर्वाचन आयोग। इसका मतलब क्या हुआ गुरुजी? समझिएगा, इसका मतलब ये है कि ये चुनाव आयोग है। ये क्या है भाई साहब? ये चुनाव आयोग है। और चुनाव आयोग कितने प्रकार के हैं? यानी भारत में मुख्य रूप से मैं यूं कह सकता हूं कि चुनाव आयोग दो प्रकार से काम कर रहे हैं। आप कहेंगे दो प्रकार से कौन से काम कर रहे हैं? ये तो है केंद्र निर्वाचन आयोग जो आपका भारत का है, और ये प्रत्येक राज्यों के अंदर है जी। चलो ठीक है। अब बात ये आती है कि जो भारत का चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग जो भारत का है, ये कौन से काम करता है, कौन से चुनाव करवाता है? साथियों देखिएगा, बात आती है लोकसभा के चुनाव, ये बिल्कुल ये ही करवाएगा। राज्यसभा के चुनाव यही करवाएगा। विधानसभा के चुनाव यही करवाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव यही करवाएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव यही करवाएगा। यानी भारत में होने वाले सभी चुनाव भारत निर्वाचन आयोग करवाएगा, छोड़ करके पंचायती राज चुनाव और साथ के अंदर जो स्थानीय स्वशासन के चुनाव हैं। स्थानीय जो स्वशासन के चुनाव होंगे, इनको करवाने का जिम्मा रहता है राज्य निर्वाचन आयोग का। जबकि बाकी सभी चुनाव, चाहे वो विधानसभा का है, चाहे राज्यसभा का, लोकसभा का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, इन सभी चुनावों को करवाने की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग की होती है। और भारत का निर्वाचन आयोग है, इसमें याद रखना आपको कि भारत के निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय है या एक सदस्यीय। जैसे राजस्थान का जो निर्वाचन आयोग ना, उसमें एक ही मेंबर है भाई साहब, जबकि भारत के निर्वाचन आयोग के अंदर कितने मेंबर है? कमेंट करके फटाफट से बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, प्रश्न क्या है देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है? यहां आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 356 है क्या? ना जी। इसके अंदर क्या आता है गुरुजी? इसमें आपको पता है क्या आता है? इसमें आता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन को ही अपन कह सकते हैं कि राज्यों के अंदर जो आपातकाल लगता है उसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। यानी राज्यों में जो आपातकाल लगता है उसको राष्ट्रपति शासन। 352 कौन सा है जी? 352 आता है केंद्र में आपातकाल। यानी मैं यूं कह सकता हूं, केंद्र में जो आपातकाल लगेगा वो केंद्र में आपातकाल कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है? तो आप कहेंगे 352 के तहत लगता है। 360 में क्या लगता है? 360 में तो वित्तीय आपातकाल लगता है। और भारत सोने की चिड़िया है, अभी तक तो नहीं लगा था, अब स्थितियां हो सकता है कभी बन जाए, लग जाए। लेकिन बात आती है निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में आता है? 324 के अंदर। कौन से अनुच्छेद में? 324 में। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, अप्रैल 2021 के बाद में नया प्रश्न है, देखिएगा। अप्रैल 2021 के बाद में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? अब ये वीडियो हो सकता है कि आप बाद में देखेंगे तो बदल भी सकता है, लेकिन आज के हालात बता रहा हूं मैं। आज तारीख के अंदर भारत के निर्वाचन आयुक्त कौन है? 4 ऑप्शन है। क्या सुकुमार सेन है क्या? नहीं जी, ये तो नहीं है, ये तो हमें पता है, ये तो भारत के प्रथम थे, ये तो भारत के प्रथम थे। क्या गुरुजी प्रेम सिंह मेहरा है क्या? नहीं जी, ये तो राजस्थान के निर्वाचन आयुक्त हैं गुरुजी 2017 से। बिल्कुल सही बात आपकी है। क्या सुशील चंद्रा है क्या? बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। इसका सही आंसर होगा सुशील चंद्रा। गुरुजी हमने तो सुनील अरोड़ा पढ़ा था, तो भाई साहब सुनील अरोड़ा पढ़ा था, आपने सही पढ़ा था, लेकिन ये अप्रैल 2021 से पहले जो थे ना, वो कौन थे? सुनील अरोड़ा थे। और वर्तमान में भारत के अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात की जाती है तो वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा नहीं है, सुशील चंद्रा है। तो एक बार शेयर कर दीजिएगा, शेयर करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए।
मैं बार बार क्यों कहता हूं शेयर कर दीजिएगा, मुझे कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं होने वाला, इसलिए कह रहा हूं कि अरे भैया नौकरी लग जाओगे, अगर शेयर करोगे तो खुद का फायदा है, दूसरे का भी हो जाएगा, दूसरों की भी सोच लिया करो, अच्छी चीजें शेयर कर दिया करो। शेयर करोगे तो क्लासों की निरंतरता बनी रहेगी और मैं भी मेहनत करने के लिए प्रेरित होता रहूंगा, और नहीं करोगे तो फिर मैं भी पढ़ाना छोड़ दूंगा। भाई मेरे को कोई फायदा थोड़ी होने वाला है इस यूट्यूब से कोई ज्यादा, है ना। तो एक बार शेयर कर दिया करो यार, है ना। उसके बाद प्रश्न आया, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। प्रश्न क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। आरबीआई जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, यानी मैं लिख देता हूं आरबीआई जिसे क्या कहते हैं भाई साहब, आरबीआई को कहते हैं बैंकों का बैंक। अब ये बैंकों का बैंक जो आरबीआई है, इसके काम क्या क्या हैं वो तो बाद में पढ़ेंगे मित्रों, लेकिन बात यहां पे आ रही है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई। 4 ऑप्शन है, देखता हूं सबसे पहले सही जवाब कौन देता है 4 ऑप्शन में से। देखिएगा, शाबाश, वेरी गुड, शानदार शानदार, है ना, शाबाश, है ना। तो एक बार फटाफट से आप लोग बता दीजिएगा कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है ना। उसके बाद में आगे की बातें अपन लोग करने वाले हैं। शाबाश। आरबीआई की स्थापना कब हुई साथियों, गौर कीजिएगा। आरबीआई की स्थापना है ये तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। गुरुजी कौन से एक्ट के तहत हुई थी। आरबीआई के लिए एक्ट बना था 1934 में, और 1934 के एक्ट के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की क्या कर दी जाती है, स्थापना कर दी जाती है। अब आप कहेंगे इसका मुख्यालय कहां पे, इसका जो मुख्यालय है साथियों ये मुंबई के अंदर है। इसका मुख्यालय कहां पे है, मुंबई में। मुंबई बोले तो महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। अब बात ये आती है कि गुरुजी 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ, 1 जनवरी 1949 को इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। आप कहेंगे इसका मतलब पहले ये निजी बैंक था क्या, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, पहले ये निजी बैंक था, लेकिन 1 जनवरी 1949 को इस बैंक का क्या कर दिया जाता है, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। प्रश्न बनेगा कि इस आरबीआई की स्थापना में किस व्यक्ति का अहम योगदान रहा था, तो आप कहेंगे आरबीआई की स्थापना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। ये रुपये की समस्या, इसके मूल और उसके समाधान, और ये सारी चीजें हैं ये बाबा साहब से जुड़ी हुई हैं। तो साथियों एक बार शेयर करने में कंजूसी नहीं रखिएगा। आरबीआई की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई को कहा जाता है बैंकों का बैंक, इसका मुख्यालय कहां पे, तो आपका उत्तर बनेगा मुंबई के अंदर। राष्ट्रीयकरण कब किया जाता है, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे। यहां पे 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। पहले गवर्नर कौन थे, गुरुजी हमने तो उर्जित पटेल का नाम भी सुना है, बिल्कुल आपने सुना है, ये अब नहीं है। शक्तिकांत दास ये वर्तमान के अंदर क्या है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। गुरुजी आपने तो प्रथम पूछा है, क्या मनमोहन सिंह प्रथम थे क्या, नहीं। प्रथम व्यक्ति, प्रथम प्रधानमंत्री अपन कह सकते हैं, प्रथम प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं वो कौन है, वो आपका उत्तर आएगा मनमोहन सिंह। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके प्रथम गवर्नर की भूमिका में कौन रहे, सर ओ स्मिथ या सर ऑसबॉर्न स्मिथ है। ये 1935 के अंदर आरबीआई के गवर्नर बने थे। वर्तमान में कौन है भाई साहब, शक्तिकांत दास है। आपसे पूछा जाए शक्तिकांत दास से जस्ट पहले कौन थे, उर्जित पटेल थे। उर्जित पटेल से जस्ट पहले कौन थे, तो आप कहेंगे रघुराम राजन थे। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको जानकारी, एडिशनल इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो एक बार दम लगा के शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न फिर से आपके सामने स्क्रीन पे है कि आरबीआई का प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है। गौर कीजिएगा, यहां आरबीआई का काम पूछा नहीं गया, यहां पे पूछा जा रहा है कि कौन सा एक कार्य आरबीआई का नहीं है। आरबीआई क्या विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है क्या, बिल्कुल करता है। सरकार के बैंकर और बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करता है क्या, बिल्कुल। यानी सभी प्रकार के जो अधीनस्थ बैंक होते हैं उनका खाता इसी के पास रहता है। इसीलिए आरबीआई को कहा जाता है बैंकों का बैंक। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे आरबीआई को। और आरबीआई के बारे में अगर आपको चर्चा की जाए तो ये मैं आपको बता देता हूं, अब की बार बेड़ा पार होना चाहिए आपका। क्योंकि आरबीआई आपके सिलेबस के अंदर नया जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा,
ये क्या करता है? विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है, मुद्रा जारी करने का काम भी इसका है और मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करने का काम भी इसका है। ये आरबीआई के प्रमुख कार्य हैं। ये आरबीआई का कोई कार्य नहीं है कि स्थानीय मामलों पर वो केंद्रीय सरकार को सलाह दे, ना जी ना, ये कोई कार्य नहीं है। बाकी प्रमुख कार्यों में साख नियंत्रण करना है, सरकार का बैंकर बने रहना है, वित्तीय प्रणाली का विनियमन करना है, पर्यवेक्षण करना है, मौद्रिक नीति तैयार करना है, उसका कार्यान्वयन करना है, निगरानी करना है। ये सभी काम कौन करता है? आरबीआई करता है भाई साहब। तो सज्जनों और दैवियों शेयर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस नोट पर भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं? हस्ताक्षर, ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। मुझे लगता है इसके अंदर आप लोग गच्चा खाएंगे, निश्चित रूप से गच्चा खाएंगे। जी हाँ, सही जवाब आ रहा है। वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। इसका सही जवाब बनेगा जो 1 रुपये का नोट होता है ना, 1 रुपये का नोट, उसके ऊपर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। गुरुजी बाकी पर किसके होते हैं? ये बताने की बात थोड़ी है, आप जानते हैं बाकी के ऊपर हस्ताक्षर किसके होते हैं? आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, आरटीजीएस का विस्तारित रूप है। कई बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े जिनके काम चल रहे हैं, वो कहते हैं, फोन पे बातें करते हैं, अरे भाई साहब वो आरटीजीएस करवा दिया था मैंने। तो ये आरटीजीएस मामला क्या होता है? यानी तुरंत रूप से किसी के खाते में राशि का हस्तांतरण करना, ये आरटीजीएस है। यानी मैं यूं कह सकता हूं फटाफट से काम हो जाए, वो आरटीजीएस है। तो आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है ये पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये आरटीजीएस की फुल फॉर्म है। यहां देखिएगा ऑप्शन कैसे उलझाने वाले हैं, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट ये आरटीजीएस का क्या है? विस्तारित रूप है। इसके बाद आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, बैंक में कौन सा खाता खोला जा सकता है? बैंक में खाता, चालू खाता बिल्कुल खोला जा सकता है, बचत बैंक खाता ये भी खोला जा सकता है, आवर्ती जमा खाता जिसे आप आरडी कहते हैं, ये 6 माह से लेकर 60 महीने तक होता है। इसके अंदर आपको निश्चित रकम जमा करवानी पड़ती है और 5 साल बाद में जैसे ही आपका परिपक्व होती है तो आपको कुछ ब्याज सहित पैसा मिल जाता है। एक एफडी होता है फिक्स डिपॉजिट जिसे आप कहते हैं, ये आरडी है, आवर्ती जमा खाता। तो आरडी और एफडी दोनों की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही काफी रहेगा, मिलते हैं नई क्लास में। लेकिन बताइएगा उससे पहले क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी ना लाइक कर दो, उसके बाद शेयर कर दो। पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये आपसे निवेदन नहीं है, सलाह दी जा रही है। अगर अच्छी लगे तो, नहीं लगती तो कोई बात नहीं बाबू। तो आप चलते रहिएगा, मिलेंगे बाद में नई क्लास में, नए जोश के साथ, नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।